ज्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था। ये मेरा चेहरा देख ले, मेरी रिब्स तोड़ी है इन्होंने। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि मीडिया के ऊपर इस तरह की सख्त पाबंदी होनी चाहिए और ऑफ एयर करना चाहिए, ये गलत है और मैं इसको की मजम्मत। न्यूज़ 1 का मसला मैंने सेनेट के अंदर भी उठाया था और आज कमेटी में भी उठाया है, इसलिए कि इसका ताल्लुक है मीडिया की आज़ादी से, जिसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। मीडिया की आज़ादी के लिए हम पहले भी लड़ रहे थे और अब भी हम आपके साथ हैं। क्योंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, तो हमें जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी के मनाज़िर और तमाम मामला, किस तरह से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया और मोहसिन बेग साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें कई रोज से धमकियां मिल रही थी। वो मुख्तलिफ टॉक शोज में भी इसका इजहार कर चुके थे कि किस तरीके से उन्हें जुबाबंदी पर मजबूर किया जा रहा है। और इस बार जो जवाब बना वो गुज़िश्ता दिनों जो न्यूज़ 1 टेलीविजन चैनल पर नशर होने वाला प्रोग्राम था, जिसमें गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद न सिर्फ ये कि न्यूज़ 1 टीवी चैनल को बंद कर दिया गया मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि बाज़ जो केबल्स हैं वहाँ पे आखिरी नंबरों पर भेज दिया गया और अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो नाजरीन हैं वो न्यूज़ 1 की नशरियात जो है वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि उन्हें जो है वो चैनल जो है केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बंद करवाया गया है। ये मामला है पैमरा में पेंडिंग है, इसकी प्रोसीडिंग होनी है। मंडे को हमने अपना जवाब भी सबमिट करना है, लेकिन इसी चीज को बुनियाद बनाकर, यानी उसी सोशल मीडिया के क्लिप्स को बुनियाद बनाकर FIA साइबर क्राइम विंग में मोहसिन बेग साहब के खिलाफ वफाकी वजीर मुराद सईद साहब की मुद्दयत में एक मुकदमा दर्ज किया गया। सुबह 9:30 बजे FIR का टाइम है जो कि दर्ज हुई और उसके बाद मोहसिन बेग साहब के घर पर छापा मारा गया, जहां पर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, क्योंकि मोहसिन बेग साहब ने अदालत में बताया कि वो ये समझे कि उनके घर में डाकू घुस आए, क्योंकि ना लोगों के पास वारंट थे, ना उन्होंने वर्दियां पहन रखी थी। फिर मोहसिन बेग साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया और वो इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। बादशाह उन्हें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने मोहसिन बेग साहब के घर पर मारे जाने वाले जो छापा है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। जफर इकबाल साहब ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया कि मुकदमा 9 बजे हुआ और 9:30 बजे FIA छापा मारने के लिए पहुंच गए। यानी मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है और 9:30 बजे यानी आधे घंटे के वक्फे से FIA वहां पहुंच गई, बगैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा गया। ये फैसले में लिखा गया। अदालत ने कहा है कि मोहसिन बेग का बयान पुलिस रिकॉर्ड करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। साथ साथ 2:15 बजे तक अदालत कहती है कि SHO ने रिकॉर्ड और गैर कानूनी हिरासत में रखे मोहसिन बेग को पेश नहीं किया। FIA और SHO की FIR से साबित होता है कि छापा गैर कानूनी है। छापा मार टीम में जो लोग शामिल थे वो छापा मारने का इख्तियार ही नहीं रखते थे, ये भी अदालती फैसले में। अच्छा, फिर अदालत कहती है कि थाना मारगला SHO ने उन गैर कानूनी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया, यानी मोहसिन बेग साहब के खिलाफ। इसी तरीके से अदालत ने जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है उसे पुलिस का जाली कारकर्दगी दिखाने का मुकदमा करार दिया है। साथ साथ अदालत ने IG इस्लामाबाद को कहा है कि वो SHO के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये मामला रहा आज मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी से लेके और अदालती जो प्रोसीडिंग थी उसकी। मुल्क भर में जो सहाफती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, जो और मीडिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है और किस तवातुर के साथ ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। और इस पूरे अरसे के दौरान यानी ये जो सीक्वेंस है उसमें न्यूज़ 1 टेलीविजन चैनल्स पे जिस किस्म की जो प्रेशर्स हैं, जिस तरह से हमें दबाव का सामना है, उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन चूंकि अभी वो कानूनी मामलात हैं और वो कानूनी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हमने पैमरा में भी पेश होना है, अपना जवाब देना है, बताना है कि किस तरीके से प्रोग्राम में नशर होने वाली एक
अलहदा चीज को एक प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों को काट के एक जो चीजें थी उसका एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो घड़ा गया और उस पर जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 12 जो सियासी मामलात है उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ के मुआलिजीन को खत लिखा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक नया सर्वे आया है जिसमें नौजवानों की जो अक्सरियत है वो कहती है कि वो जो मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे वो मुतमईन नहीं है। साथ साथ शिबली फराज साहब ने जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़े हैं 12 रुपए फी लीटर, उसके ऊपर मशवरा दिया है कि अवाम कम से कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। पहले हुकूमत ने मशवरा दिया कि 2 रोटी खाने के बजाय 1 रोटी खाएं, फिर कहा कि चीनी जो है वो इस्तेमाल ना करें या कम इस्तेमाल करें, और अब फ्यूल प्राइसेस जब बढ़े तो शिबली फराज साहब कहते हैं कि पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। अफनान साहब, जो शिबली फराज साहब का मशवरा है, मेरे साथ आज मौजूद हैं अफनान साहब के अलावा सेनेटर अबरो साहब, सैफुल्लाह अबरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और सेनेटर सस्सीप अली जो साहिबा। तो अफनान साहब, पहले ये फरमाइए कि ये जो मशवरा है कितना कारआमद है, किस तरह से लेते हैं शिबली फराज साहब के इस मशवरे को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस जो है वो पीटीआई की हुकूमत में आने से पहले भी नहीं होता था, वो 2013 में भी नहीं होता था, वो 2008 में भी नहीं होता था। पर पिछले 74 साल में हमने कभी भी जो है वो पेट्रोल अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोड्यूस तो नहीं किया। तो ये अगर इनको हुकूमत के चौथे साल के एंड में मालूम हुई है बात शिबली साहब को कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में नहीं प्रोड्यूस होता, कीमत ऊपर जाएगी तो कम इस्तेमाल करें, तो ये बेहतर होता कि ये जो कंटेनर पे खड़े होकर पूरे पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को बुरा भला कहते थे कि जो पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो इसका मतलब समझ लो हुक्मरान चोर हैं। तो ये अब जो है ये इन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि $91 पर बैरल जो है जो भी प्राइस है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में $147 पर बैरल भी हुई थी। तब उस वक्त कीमत 103 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था जब ये महंगा हुआ था। 147 यानी कि आप समझ लें कि 40% प्राइस और थी इसकी अभी के मुकाबले में। तो और अभी इस वक्त 160 रुपए का लीटर दे रहे हैं। तो ये इनकी अपनी नाअहली है, अपनी जो है वो करप्शन भी है, मैं ये कहूँगा। और हुकूमत की वजह से जो हुकूमती हलके जो हैं उनमें जो है वो मतलब कि ये अब बात तो सामने आ रही है कि मिस गवर्नेंस है बहुत मैसिव, लोगों को मालूम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ज़ाहिर है फिर उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा तो आम आदमी पे आएगा ना। जो अब देखे ना, जो आम आदमी है वो अपना खर्चा कैसे चलाए। हाँ, अगर पिछले 3 साल में 3.5 साल में तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी और जो है वो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तो फिर आप जो है वो इसके बावजूद आप बज़िद हैं कि अगला इलेक्शन भी आपके लिए रिक किया जाए या आपको जो है वो वजीर आजम भी रहने दिया जाए, आपके खिलाफ बात ना की जाए, आपके किसी रिश्तेदार को कुछ ना कहा जाए। ये तो देखें, ये तो बादशाहत में हो सकता है, ये जमहूरियत के अंदर तो जो है वो तनकीद भी होगी, बड़ी सख्त तनकीद होगी और जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी उसको। तो अनफॉर्चुनेट है जो मामला जहाँ चले गए। ठीक, सच्ची साहब, ये अब सिर्फ ये 12 रुपए यही इजाफा नहीं है, इसका इफेक्ट तो बाकी चीजों के ऊपर भी आएगा, ट्रांसपोर्ट से लेके और हर जो गुड्स है उसके ऊपर। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी जब मेरी हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो जो क्रेडिट होना चाहिए और या होगा वो होगा कि हमने गुर्बत में कमी की है, महंगाई में कमी की है। वो तो अभी तक इस पे उनका फर्म बिलीव है कि मुल्क में महंगाई कम है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तो वो किस बेसिस पे? शुक्रिया तारिक साहब। सिर्फ महंगाई नहीं है, होशरबा महंगाई है। हमें कोई जाती अनाज तो नहीं है पीटीआई से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेकिन आप देख लें हर जगह से यही आवाज आ रही है। पेट्रोल जो है ये यानी 12 रुपए, मतलब ये कि 8%, और फिर 3 सालों में उन्होंने कुल मिला के बार उन्होंने जो बढ़ाया है। और इस वक्त तो खाम माल की प्राइसेस आलमी मार्केट में उस तरह है भी नहीं है। तो ये जो है आपकी 8% होता है, यानी 12 रुपए के हवाले से 3 सालों में 65 रुपया उन्होंने बढ़ाया है। 9 रुपया उन्होंने डीजल बढ़ाया है, यानी हर 15 दिन में ये प्राइसेस में जो है ये इंक्रीज आई है। तो आप सोचें कि जब 1-2 साल में भी प्राइसेस बढ़ती थी पिछली हुकूमतों में तो फिर भी एहतजाज होता था या किराए आती थी एक,
इस वक्त यानी अभी 2 दिन पहले ही मजीद बिजली फी यूनिट जो है वो रुपए बढ़ी है 2-3 रुपए। उससे पहले गैस जो है उसकी लोड शेडिंग तो मैं क्या कहूँ, खुद हमारे भाई सैफुल्लाह अबड़ोस साहब बैठे हैं सिंध में, तो वैसे ही यहाँ जैसे मुआशी मार है यहाँ, तो गैस की भी सबसे ज्यादा लोड शेडिंग यहाँ है। और लोग जो न सिर्फ डोमेस्टिक कमर्शियल, लेकिन जो भी कंज्यूमर आप देख लें और दूसरे भी एरियाज में पाकिस्तान के, खासकर जहां से गैस निकलती है, जो खुद एक आर्टिकल 58 की वायलेशन है, जो खुद उनके वज़रा जब हम लेकर जाते थे एजमेंट मोशंस वगैरह, वो मानते भी थे लेकिन कहते थे वी कांट हेल्प इट। तो अब ये है कि इफ दे कांट हेल्प इट, अगर डायरेक्शन नहीं है, समझ सही नहीं है पॉलिसीज की, तो फिर ये जो मुआशी जो रोज जो ये मुख्तलिफ आदाद शुमार ये लेकर आते हैं मार्केट में, उस पर जो ये शादमाने ये किस चीज के हैं, जबकि ये 10 नंबरों में ये जो सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं उसमें वजीर मईशत यानी फाइनेंस मिनिस्टर और ये तो सारे उसमें आते ही नहीं है, या आपके फूड के हवाले से जो दूसरे हैं उस हवाले से वो तो पहले नंबरों पे है ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ हम और आप नहीं, या जो उमरा है, टाइकून्स हैं, सनतकार हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, उनका तो एक परसेंट होगा। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह या दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरह जो इतने अमीर लोग तो नहीं है ज्यादा नंबर्स में, ज्यादा नंबर जो गुर्बत के लकीर के नीचे रहते हैं। अब इमरान खान साहब बारहा कहते हैं कि चाइना के मॉडल को मैं इस वजह से पसंद करता हूं कि हालांकि वो कम्युनिज्म एक सदारती निज़ाम है और उसमें दूसरे उसमें बड़ा फर्क है, लेकिन वो कहता है कि मिसाल देते हैं बारहा कि जिस दवे चाइना जो उन्होंने गुर्बत की लकीर से लोगों को निकाला है इतने बड़े परसेंटेज को, वो जो है एक प्रेसिडेंट है, वो एक बल्कि बेनजीर चीज है। और उनके आने से, पीटीआई के आने से क्या हुआ है कि आपके लोग जो थोड़े बहुत जो चलने फिरने के माशी तरह काबुल हुए थे, उनको बिल्कुल आपने पस्सी के तरह धकेल दिया है। और उसमें आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इश्यूज हैं, एक माशरती इश्यूज जो हैं या समाजी, उस पर तो हमारे टीवी टॉक्स भी नहीं होते, उसका इतना बढ़ गया है वो सफोकेशन, वो पोलराइजेशन, वो तो कहीं जेर बहस भी नहीं आती। वो घर के घर उजड़ गए हैं, खानदान के खानदान, जो सोसाइटी पूरी आपका जो सोशल फैब्रिक है उस पर इस महंगाई ने डायरेक्ट जो है उसको हिट किया है। और पाकिस्तानी लोग जो एक सेहतमंद मुआशरा सेहतमंद जहन से होता है, आपके जहन ही पस्त होंगे, पेट में खाना ही नहीं होगा, 3 वक्त का 2 वक्त का भी नहीं होगा, तो फिर आपके मीडिया शीडिया, आपकी पॉलिसीज, आपकी जो मुख्तलिफ चीजें पार्लियामेंट वगैरह वो गई भाड़ में, फिर क्या होगा? पूरी सोसाइटी जो है ना उस पे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है और वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है। सस्सी साहिबा का पॉइंट है बिल्कुल। सैफुल्लाह अबड़ोस साहब, ये अब ये 12 रुपए लोग कहते हैं कि जी वो शायद समरी तो कम की गई थी, आज ये भी चल रहा है, फिर उनका जी नहीं 4 रुपए लेवी भी ऐड करो, 12 रुपए बढ़ गए, अभी भी 17 रुपए है लेवी और शायद ये 30 रुपए होना है, यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस यही रहे तो भी 12-13 रुपए और बढ़ना है, तो ये कहीं 200 के आसपास जाके रुकेगा पेट्रोल। और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उसका सियासी नुकसान कितना उठाना पड़ेगा आपको अबड़ोस साहब? थैंक यू हाफिज साहब। देखिए, इससे तो कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि मैं उसको डिफेंड करूं कि महंगाई नहीं है, और ये जो मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं मैं उसको कहूँगा ये अच्छी बात है, लेकिन जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने है ना। जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करेंगे, जैसे मेरे भाई ने कहा, अफनान भाई ने कहा, कुलीग है हमारे भाई दोस्त हैं, कि 2008 का मिसाल दिया कि 2008 में पीपी के टाइम में 147 डॉलर में जो था बैरल था उसका टाइम। अब देखें ये फ्यूल आता कहाँ से है? ये तो हम इंपोर्ट करते हैं ना। पेमेंट तो गवर्नमेंट जो भी होगी, जिसकी भी होगी, वो तो इन डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी ना उसको। तो उसी वक्त आप देखें जब 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी तो डॉलर का रेट 61-62 था। अगर 147 डॉलर पे पर बैरल रेट था इंटरनेशनल मार्केट से, तो आप तो लाजमी रुपीज में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको 103 जो भाई कह रहे हैं जिसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो वो भी नहीं है, वो तो फिर कम होना चाहिए था उसी टाइम। अभी डॉलर की कीमत आपने देखी है 176-175 पे डॉलर है, तो लाजमी है अगर उसको नहीं पहुंचाया बड़ो साहब। देखिए वो चीजें, देखिए डॉलर ऐसी चीज ही नहीं है ना जो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है ना।
जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको बेहतर समझ सकते हैं, बता सकते हैं। डॉलर क्या है आपकी, देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस आपका आता है, हमारी एक्सपोर्ट इतनी, पिछली जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्यों नहीं इतने एक्सपोर्ट पे काम किया? अगर हमारी ज्यादा एक्सपोर्ट होती तो डॉलर हमारे पास ज्यादा आता। हम जो चीजें ले रहे हैं उसमें जब हम पेमेंट करते तो हमें वो उसमें आसानी हो जाती। वही डिफरेंस, उसी की वजह से देखें डॉलर तो किसी की हाथ में नहीं है ना। कोई भी आदमी कहे, कल अगर नून लीग पीपी कहे कि डॉलर जो है हम अपने बस में, जैसे इसाक डार साहब ने किया था ना, ऑटोमेटिकली उसको जो फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स थे उसको छोड़ के अपने लेवल पे उसको फिक्स किया। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद एडमिट किया था ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, डॉलर का एक्चुअल रेट जो है, एक्चुअल रेट ये तो पॉलिटिकली डैमेज हो रहे हैं अबड़ो साहब इससे, क्योंकि देखें ना, देखिए आवाम महंगाई, अगर शीशे देखिए कोई महंगाई अच्छी बात नहीं है ना, लाजमी है पॉलिटिकली तो इन चीजों का असर पड़ता है, लेकिन अवाम को यह भी समझना चाहिए कि ये देखिए एक्चुअली पिछली जो गवर्नमेंट्स हमारी हैं, इवन हमारी गवर्नमेंट, मैं इसमें नहीं आता, मैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, सब गवर्नमेंट्स को ये ख्याल करना चाहिए कि ये जो चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इवन पियोल, हमारे मुल्क में काफी जखायर हैं। आपके पीके में जाएं, गैस के जखायर बहुत हैं, पियोल के जखायर बहुत हैं, बलूचिस्तान में जाएं, हमें यहाँ ज्यादा काम करना चाहिए ताकि जैसे हमारी ये पियोल की इंपोर्ट कम होगी तो उसी से हमारी गवर्नमेंट पे क्या पूरी पाकिस्तानी नेशन का ये मसला हल हो जाएगा। और ऐसी, लेकिन अबड़ो साहब ये तो 4 साल में आपने करना था ना ये काम। नहीं हमें करना, देखें हमें करना चाहिए था एक्चुअली। देखें बात ये है ना, ये पिछली किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया तो मैं इसको ये नहीं कहता कि हम भी नहीं करना चाहते, हमें करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए। लेकिन ये चीज है कि अनफॉर्चुनेटली वही अफसर बैठे हैं जिन्होंने माजी में तबाही की है, वही लोग, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाए ना तो वो शायद उन्हें ब्यूरोक्रेसी की वो प्रायोरिटी नहीं है। जैसे आप देखें ना, आप पावर सेक्टर में आ जाएं तो कभी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी जो माजी में रही, अभी भी वही अफसर हैं, अभी वही डिपार्टमेंट्स में है। सही। तो आपने देखे कभी भी उन्होंने चीप एनर्जी पे नहीं गए, वो सोलर पे नहीं गए, वो विंड एनर्जी पे नहीं गए, उन्होंने फर्नेस ऑयल पे, अभी ऑयल जब उस पे आईपीपी प्लांट लगा दिए, देखिए कितनी महंगाई होती है, हाइडल पावर पे वो कभी नहीं गए। तो ये जो आजी चीजें माजी में हो गई हैं, हमारी गवर्नमेंट को उनको पहले बंद करना चाहिए। उसूलन मैं उस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये चीजें जब तक वो एक्शन हम नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे किसी को भी, चाहे कल हमारी गवर्नमेंट है 2023 में चली जाती है तो उसके बाद कमिंग गवर्नमेंट भी इन चीजों को कम नहीं कर सकती जब तक बुनियादी मसला। यानी अबड़ो साहब का पॉइंट ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो साजगार नहीं था, एनवायरनमेंट उस तरीके का साजगार नहीं था, एक सिस्टम है, उसी सिस्टम में ये आके उस लहर में बैठे, बहुत सारी चीजें ठीक करने की कोशिश की, नहीं हो सकी क्योंकि उनका आवे का आवे बिगड़ा हुआ था। देखिए काबू साहब जो है वो काबिल एहतराम है और कुलीग भी है मेरे। मैं जो हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दौर में काफ़ी सारे ऐसे काम हुए थे जो कि सही सिम्प, जिसकी सिम्प ठीक थी। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो हाइडल के अंदर काफ़ी काम किया। आपको नीलम जेलम डैम हो गया, ये इसकी एक्सटेंशन होगी तरबेला की। फिर हमने दासू डैम के ऊपर काम शुरू किया, हमने गाजी बादशाह डैम की ज़मीन ली। फिर हमने सोलर के पहले पावर प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए, विंड के पहले पावर प्लांट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए। थर की कोल माइन नहीं हो रही थी, दहाइयों से हम सुनते थे कि थर में कोल है और वो माइन होगी, मगर वो माइन नहीं होती थी। लेकिन हमारे दौर में पीपल पार्टी के साथ मिलकर हमने उस प्रोजेक्ट को इस पैक का हिस्सा बना के उसको माइन किया, उधर प्रोजेक्ट्स लगाए, एंग्रो के प्रोजेक्ट्स वहां पे लगे। तो ये सारा कुछ जो है, ये जो 36,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हुई, इस पे जो है वो मेजॉरिटी वो बिजली थी जो कि सस्ती बिजली थी। तो प्रॉब्लम क्या आई अफनान साहब? कंटिन्यूटी नहीं हो सकी, क्या प्रॉब्लम आई? अगर एक चीजें थी तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए था, या वो होता कि अगर कंटिन्यू होती तो क्रेडिट आपको जाता, इस वजह से वो डिसकंटिन्यू हो गई? देखिए मैं इसमें, मेरा ये बड़ा फर्म बिलीव है कि इकोनॉमी जो होती है ना, उसके पीछे पॉलिटिकल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही डिस्टेबलाइज होता रहेगा तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसियां कहां से जो है वो स्टेबल होंगी। तो जब हमारा मुल्क में मसला ये रहा है कि 74 साल से, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी भी किसी दिन बैठ के कर लेंगे बात उस पर भी, लेकिन 74 साल से हमने मुसलसल अपने हमारे मुल्क के अंदर तो ऐसे मामलात ही रहे हैं कि हम हर वक्त ही डिस्टेबिलिटी का शिकार ही रहे हैं। हम एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस की तरफ ही जाते रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकी। हालांकि पाकिस्तान की अगर आप जियोग्राफी देखें, पाकिस्तान की आप ह्यूमन रिसोर्स देखें, पाकिस्तान की आप जो मादनियात हैं या जो एग्रीकल्चर है उसको देखें, तो ये
ऑन पेपर एक अमीर मुल्क है, मगर लेकिन ये 4 reality साल है- तक जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम था उसके जिम्मेदार तो फिर अपोजिशन भी है ना, कि उन्होंने चैन लेने ही नहीं दिया इनको। जैसे उन्होंने नहीं लेने दिया था आपको, 2014 से शुरू हो गए थे, आपने भी वही किया। देखिए, पीटीआई के जो धरने थे या पीटीआई की जो सियासत थी, वो अंपायर की उंगली की सियासत थी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आई। हमने जो सियासत की है, हमने अपने जोरे बाजू पे की है। हमने कोई 126 दिन का धरना नहीं दिया, हमने चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, हमने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया, हमने रोजाना जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं की कि जी इसको वजीर आजम को निकालें। हमने कोई बहुत सारे, आप देखें ना, वो पंडोरा पेपर्स हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने। हमारी बारी में पैनामा हुआ था, जो पूरी हुकूमत हिल गई थी। तो ये सारी चीजें जो है, ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हर दूसरे दिन इस मुल्क को एक तजुर्बा गाह बना के रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम नए नए तजुर्बे करेंगे तो शायद कोई तजुर्बा ठीक हो जाए। तजुर्बों से ये मुल्क ठीक नहीं होगा। दुनिया में आजमाए हुए निजाम मौजूद हैं, आप उन निजाम को चलने दें, मुल्क खुद ठीक हो जाएगा। चले, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो शशि साहिबा के सामने सवाल रखते हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि जी सोसाइटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अब जो सोसाइटी में एक नाउमीदी पैदा हो रही है, जिस सर्वे का मैंने जिक्र किया कि नौजवानों की अक्सरियत समझती है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शशि साहिबा के सामने सवाल रखते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शशि परीजो साहिबा, डॉक्टर अफनान साहब और सैफुल्लाह भुट्टो साहब मेरे मेहमान है। शशि साहिबा, अब ये जो नया सर्वे इप्सोस का आया है, जिसमें ये कहते हैं कि जी जो नौजवान हैं, यानी इस खवातीन और नौजवानों की जो अक्सरियत है उस पर मुश्तमिल सर्वे था, 45% लोग कहते हैं कि डायरेक्शन जो है ना वो ठीक नहीं है। पहले एक और सर्वे आया था, उसमें इकोनॉमी की डायरेक्शन को 70% लोग कहते थे ठीक नहीं है। जहां सोसाइटी में लोगों को डायरेक्शन के ऊपर डाउट क्रिएट हो जाए कि हम सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वहां डिजास्टर के अलावा क्या होगा? बिल्कुल तारिक साहब, ये बड़ा ही अहम एक सवाल है, और हम और आप अमूमन इस पर बहस नहीं करते। पार्लियामेंट्स भी ज़ाहिरी बात है जो डे टू डे अफेयर्स को ज़्यादा लेती है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा हम जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग में भी एक्सपर्टीज के हवाले से भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि लोग नहीं हैं, लेकिन हर कोई अपने आप को अक्ल कुल समझता है, अपनी ज़ात में अंजुमन है। तो कलेक्टिव विजडम के बजाय सोलो फ्लाई करने से हमारी जहां मुआशी पॉलिसीज को बनाए, आप बताएं कितनी स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट्स होती हैं, या बजट के हवाले से बात करें कितनी सजेशंस होती हैं जो बजट जो अपोजिशन की तरफ से आती हैं दूसरे लोगों, लेकिन उनको नहीं, सिर्फ मैं इस वजह से कि अपोजिशन दे रही है। हालांकि उसमें पूरे पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए बहुत सारे हवालों से कहीं ना कहीं हम जो हमारा मुल्क जो है वो बहरहाल एक डेवलपिंग कंट्री है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कुछ चीजों में इम्प्रूव भी किया है, लेकिन आमरेती अदवार रहे हैं, टॉलरेंस लेवल इस हुकूमत में कम रही है, तो इस वजह से उसका भी असर जो है नौजवानों के जहनों पे पड़ा है। मुझे मजम्मत करने दें मोहसिन बेग साहब पर, जिस तरीके से उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की है, ये खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो है ये एक वार है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो जहां बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 25, वहीं आपको इजहार की आजादी भी देता है। इजहार की आजादियों में भी हमारे नौजवान वो सफोकेटेड फील कर रहे हैं, यकीन माने। फिर जहां अगर नौजवान, में मिसाल दूंगी, हमारे सैफुल्लाह को उनको पता है, हमारे मसलन सिंध की भी बात करें, मैं अपनी एरिया की बात करूं जहां की मुझे ज्यादा पहचान है, अभी भी वहीं से आ रही हूं मैं, तो मैं वहां आप बताएं जो साइली पट्टी का बचा होगा, जहां गुर्बत भी है, भूख भी है, पानी की सबसे ज्यादा उसकी वजह जो है पानी सी इंट्रूजन है, और फिर पानी मैन मेड शॉर्टेज भी है। वो खाने पर, पीने पर, अपनी मछली पकड़ने पर वो सर्व जो टाइम करता है, वो कहाँ सियासत पे बात कर सकता होगा, कहाँ अपने राइट्स के हवाले से। मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी कि जो पोटेंशियल जिसकी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंच सकता है, सूबे को फायदा, हम सारा दिन इसी तक में होते हैं, हमारा पानी न बंद हो जाए, हमारा पानी न बंद हो जाए। इतनी जो है लोग माइग्रेशन करें, मैं तो आधा वक्त में यही सोचती हूँ कि 10 सालों में क्या करूंगी, जो है लोगों को अभी यहाँ हम इतने तक लेकर आए हैं, अगर ये जमीन पैरों से गई तो किस काहे की सियासत, काहे की हमारे लोग जो दरबदर हो रहे हैं, वो अपने माशी मसाइल में इतने उलझे हुए कि बाकी क्रिएटिविटी का तो वो पानी पीने को लिए नहीं है, प्रोडक्शन ज़राअत तो दूर की बात है। ठीक, अब्दुल साहब, कंफ्यूजन है क्योंकि स्टेट लेवल पे, लिहाजा इसकी वजह से, वो कंफ्यूजन की वजह से डायरेक्शन लेस हैं, और लोगों को आपने अपने माशी मसाइल में इतना उलझा दिया है कि वो सोचना और समझना तो पीछे रह गया।
देखिए हाफिज साहब, ऐसी बात तो है नहीं ना। मसाइल से तो मैंने पहले भी कहा कि मैं इस बात से इनकारी नहीं कर रहा कि हमारी सोसाइटी में इश्यूज नहीं है या महंगाई नहीं है, लेकिन ये चीजें देखिए ना, पहले भी डिस्कस हुआ। जैसे मैडम ससुई साहबा ने कहा कि मतलब सिंध के हवाले से भी 2-3 चीजें उन्होंने कही कि देखें, एक चीज तो बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि जो टॉलरेंस है ना वो सियासत में होनी चाहिए। और ये भी नहीं होता कि सब पार्टीज में कोई खराब लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। अगर हमें मुल्क की बेहतरी के लिए एक दूसरे की तजावीज़, चाहे वो सेनेट के फ्लोर पे हो या वो कौमी असेंबली के फ्लोर पे हो, हमें एक दूसरे के साथ आगे आना चाहिए। इस चीज ये तो बिल्कुल कमी है हर गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में भी है, माजी में भी ये रहा है कि जिसकी गवर्नमेंट आती है वो किसी दूसरे को समझती नहीं। वो कहती है कि इन चीजों को पहले खत्म होना चाहिए ताकि मतलब जो कंसेंसस बनना चाहिए ना, तो वो बेहतर रहता है। उसमें आवाम के मसाइल जो भी होते हैं तो सब पार्टीज मिलकर अच्छे तरीके हल कर सकती हैं। जहां तक बात आई कि जैसे पलीजो साहबा ने कहा कि मतलब मोहसिन बेग साहब की मतलब जो मजम्मत की बात है, देखिए बात ये है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपको अब सब तो कोर्ट में अब्रो साहब जो कोर्ट का डिसीजन आया, एडिशनल सेशन जज ने कोर्ट में डिसीजन दिया, उन्होंने छापे को गैर कानूनी करार दिया है। एसएचओ के खिलाफ कहा है कि कार्रवाई करे क्योंकि उनको कभी इख्तियार ही नहीं था आके छापा मारे। आपको पता है कि मोहसिन बेग साहब सबसे क्लोज जो है ना रहे हैं हमारे पीटीआई के दोस्तों के साथ, हमारी लीडर। वैसे तो जो आपके सबसे क्लोज रहा है वो इतना दूर चला गया आपसे, अब्रो साहब समझ नहीं आ रहा। अब आप पता नहीं कब तक क्लोज है इमरान खान। नहीं, आप देखें, आप एक बात देखें, जो प्रोग्राम आपने देखा था ये इखलाकन किसी को अच्छा लगता है? अगर किसी की जाती लाइफ में आप जाएंगे कि कौन सा बंदा है जो बैठ के कुरान पढ़ता है, ये अच्छा नहीं होता, ये किसी को जेब नहीं देता। स्पेशली मोहसिन बेग साहब जैसे सीनियर आदमी को ये जेब ही नहीं देता। ये कुछ देखें, जनरल अमजद शोएब साहब बैठे थे, उन्होंने अगले दिन वहां माजरत की, माफी मांगी कि ये हम कौन होते हैं? ये तो खुदा तआला का है कि खुदा तआला, हम जो अपने जाती अमाल हैं, जो भी हम लोग बैठे हैं, मैं खुद को कहूं कि मैं आसमान से उतरा हुआ हूं, दूसरों के मैं देखूं कि उनमें ऐब कौन सी, ये गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक मजम्मत की बात है तो देखिए, सिंध में तो वो सहाफी कत्ल हो गए बेचारे, अजीज मेमन है वो मैरापुर में कत्ल हो गया, किसी ने मजम्मत नहीं की। सखर में अजय लालवानी कत्ल हो गया, उसकी किसी जो हमारी नेशनल लेवल की मीडिया है उसने कभी मजम्मत नहीं की। जरूर की, सबको मजम्मत करनी चाहिए। अच्छा, उसमें कौन था? उसमें ऐसे लोग शामिल थे जो इस वक्त पीपुल्स पार्टी की मेन लीडरशिप है। हम सबको मिलके सोसाइटी से इस नासूर को खत्म करना है। जो सही बात है उसके लिए आगे आना चाहिए, जो खराब बात है उसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। जहां तक बात आई, जैसे अफनान भाई ने कहा कि भाई माजी में हमारी जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल ऐसे अच्छी थी। मैं आपको ये चीज थोड़ी बता दूं, मैं सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर का चेयरमैन हूं। आप देखिए, ये जो हाइडल सस्ती बिजली हाइडल है वो आपकी 25% में नहीं है, 75% आपकी जो बिजली है वो कोल पे है, फर्नेस ऑयल पे है, गैस पे है। ये आईपीपीज है आपके, जो आईपीपी एग्रीमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने कोई आईपीपी का एग्रीमेंट नहीं किया। मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं कि आईपीपीज के एग्रीमेंट क्यों किया। आपने देखे कि 17 सेंट में पर जो है यूनिट उसका एग्रीमेंट है। अगर 92 में 96 में जो 17 सेंट में यूनिट था, उसी वक्त डॉलर आपका था कोई 40 में 42 में, अभी डॉलर आपका 178 में। आप आज देखें, जो उसी वक्त यूनिट आपको 8 रुपए पड़ रहा था, आज वो यूनिट 35 रुपए। कौन है जिम्मेदार उसका? क्यों किए गए ये एग्रीमेंट? ये कहा गया कि ये जो फॉरेनर लोग हैं इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आपको तजुब होगा, ये मैं इंशाल्लाह जल्दी इस पे एक रिपोर्ट भी जो है वो सेनेट में जमा करवा रहा हूं। आप देखेंगे कि जिनको फॉरेनर कहलाया गया कि ये इन कंपनीज के ओनर फॉरेन कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, कुछ सालों के बाद वो सारी ओनरशिप चेंज हो गई, पाकिस्तानी सब उसके ओनर हैं। कि भाई जब हैं ही पाकिस्तानी ओनर तो आपने उनसे एग्रीमेंट पाक रुपीज में करते, आपने डॉलर्स में क्यों किया? उसके बाद जो कैपेसिटी पेमेंट है, जिसको ये आइडियल पेमेंट कहते हैं ना, जो हमारे मुल्क का बड़े में बड़ा नासूर है, ऐसे एग्रीमेंट किए गए माजी में कि भाई जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसी हिसाब से पेमेंट। अगर 600 मेगावाट है और पाकिस्तान को चाहिए 100 मेगावाट, तो 500 मेगावाट की वो आइडियल पेमेंट लेगा। ये कौन सा मुल्क के साथ हशर है? मैं आपको बताऊं कि लास्ट 3 इयर्स में 2018 से लेकर अभी तक हमारी गवर्नमेंट में 2300 बिलियन जो है आईपीपीज को पेमेंट की गई है, आइडियल पेमेंट। ये किसके कारनामे है? ये पिछली गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से। हमारी गवर्नमेंट ने एक भी आईपीपी नहीं किया। साहब इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, जो ये बात तो इस पॉलिसी को आप कहाँ लेके जाएंगे? आप इसको ये तो डॉक्यूमेंट्स पे है ना,
ये तो डॉक्यूमेंट्स पे है, आप कभी भी कोई भी चाहे तो मैं उसको सारी मीडिया के सामने मैं खुद उस पर ब्रीफ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अफनान साहब, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे सीपैक के अंडर, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थे, जिसके ऊपर इनकी हुकूमत के सीपैक के हेड ने भी रिसेंटली कह दिया कि उनके अंदर कोई गलत काम नहीं हुआ। तो उसके ऊपर मैं मजीद उसके ऊपर अब मैं क्या बात, वो पावर सेक्टर के नहीं जो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए, वाली बात कर रहे हैं, आईपीपीज बात। लेकिन आईपीपीज तो 1990s के है ना ना भाई ना, वो 2018 तक चले हैं आईपीपीज, आप याद करें थोड़ा। अफनान भाई मैं आपको दे दूंगा सेनेट में, कल ही दे दूंगा। तो मेरी गुजारिश तो सुने ना, एक हमारे प्रोजेक्ट लगे हैं सीपैक के अंडर, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके एलएनजी के हैं, कोल के हैं, आपके हाइडल के हैं, उनमें मिक्स है रेट, सही है ना। उसमें कोल का रेट 8 सेंट भी है, ठीक है, उसके अंदर हाइडल का रेट 3-4 सेंट भी है, उसके अंदर जो है वो सोलर वाला उस वक्त महंगा था 12-13 सेंट भी है। तो वो मिक्स होके एवरेज आउट 10-11 के अराउंड ही करता है और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनके अंदर कैपेसिटी का इशू कभी भी ना आता अगर इकोनॉमी ग्रो करती रहती और डिस्टेबिलिटी ना आती। बात ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने 1 मेगावाट भी पावर प्लांट नहीं लगाया, इसी वजह से नहीं लगाया ना। 17 सेंट में कैसे करें, अभी उनको कर दे सकते हैं ना। मेरी गुजारिश तो सुने ना, देखें सिर्फ कह देना तो बड़ा आसान है ना। मैं कह दूं जी मैं होता तो मैं तो 2 सेंट पे बिजली लगा देता, या मैं होता तो मैं 1 सेंट पे लगा देता, मैं कैपेसिटी पेमेंट भी ना रखता, मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ले आता। अगर आप कर सकते तो आप करके दिखाते ना। हमारी तख्तियों के ऊपर तख्तियां लगाना तो बड़ा आसान काम है। अगर पीटीआई की हुकूमत इस काबिल होती तो वो ऐसे कारखाने लगा के हमें प्रूफ करती कि ये देखें हम ईमानदार लोग हैं, हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये 4000 मेगावाट की बिजली बगैर कैपेसिटी पेमेंट पे 2 सेंट के ऊपर हम बेच रहे हैं। तो फिर हम आपके अदालत के आप बिल्कुल कहते हैं कि हमने गलत किया। बात यह है कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना बड़ा मुश्किल काम है, इन्वेस्टर्स को लाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप उनको ROI अच्छा नहीं देंगे वो आएंगे ही नहीं, ये सच है। इसको अगर आप सियासत की भेंट चढ़ाएंगे तो आगे और मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान के लिए। कल को फिर कोई और भी नहीं आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चले अफनान साहब, मैं वक्त कम है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ फिर, क्योंकि आखिरी सेगमेंट वैसे ही बहुत शॉर्ट है, तो मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल मामला है इसके ऊपर कंक्लूड करते हैं बात को। वेलकम बैक नाज़रीन। ससी साहब, आप पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए तारिक साहब, लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल उसका पूरा जो है शेड्यूल आपने देखा होगा, उसका जो रूट प्लान है वो भी आ चुका है। कल इसका जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। हम अपने अपने अजला में जो है वो मुख्तलिफ कन्वेंशन, सेमिनार और मीटिंग्स कर रहे हैं। लोग बड़े ही मुतहरिक हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मुल्तान, उसके बाद अभी लाहौर में टाइम दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। लोग वैसे भी क्योंकि महंगाई से बेजार है, तो जो लोग पीपल्स पार्टी में नहीं भी है वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, और पीपल्स पार्टी पहले दिन से करती रही। बाकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बिल्कुल पीडीएम के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि पार्लियामेंट में मुतहदा अपोजिशन है ये, तो जिस वक्त भी हम ये 2-3 ऑप्शन से टाइम बेहतर समझेंगे तो बिल्कुल उस पर भी अमल दरामद होगा। अब्दुल साहब, आप भी ये जो घोटकी वाला मार्च है आपका बरकरार है, आप भी 27 को निकल रहे हैं, आपका भी रूट प्लान बन गया है? कहीं कोई तसादुम, कोई और मामला, कोई पॉलिटिकल हीट बढ़ने का खतरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, उनका जबूरी हक है कि वो जो भी एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को तो देखें, पीपल्स पार्टी आ रही है इस्लामाबाद, तो मैं सिंध से वाइस सेनेटर जो बिलोंग करता हूँ तहरीक इंसाफ को, तो मैंने उनको इंशाल्लाह मुझे वो लोग बता दें कितने लोग उनके आ रहे हैं, ताकि मैं उनके खाने का यहाँ बंदोबस्त करूँ इस्लामाबाद में, ताकि उनको कोई तकलीफ भी न हो, टेंट वगैरह जो भी चीजें हैं, ताकि वो भी जितने लोग आएंगे सबका इंतजाम आपके जिम्मे अब्दो साहब? अकेला सैफुल्लाह अब्दो करेगा इंशाल्लाह, हमारे भाई हैं सब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको इस्लामाबाद में नहीं, कोई इशू नहीं है किसी भी लेवल पे। बाकी रहा हमारा जो घोटकी से हम जा रहे हैं, लाजमी हमारे अली जैदी साहब नए सदर बने हैं पीटीआई के, उन्होंने एक प्लान किया है, तो लाजमी पूरी पीटीआई जाएगी। देखें आप चाहते हैं कि वो पीटीआई को जो है ना ससी साहिबा ठट्ठा में होस्ट करें? नहीं, हम हमारी एक ही बात है, वो कोई इशू ये नहीं है। वहां भी हम बैठे हैं खुद, लेकिन इस्लामाबाद में तो सिंधी कम है ना,
तो मैं, मेरी कुलीग है, लाजमी मैं सबको वेलकम कहता हूँ, उनका जमहूरी हक है जो भी वो एहतजाज करते हैं, लेकिन मेज़बानी और उससे तो हम नहीं जाते, सिंधी लोग कभी भी पीछे नहीं हटते, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई परेशानी नहीं है आपको? ना ना, इसकी क्या बात है, पहले वो आए ना, ये 1.5 साल की बात है, ये 4-5 महीने एक नया इशू आ जाता है, कभी बजट पास नहीं होता, कभी कहते हैं कि अभी चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे, कभी कहते हैं कि स्पीकर को हटा देंगे, कभी पीएम को, तो अभी भी 1.5 साल पड़ा है, तो ये 3-4 इश्यूज और चाहिए इसके बाद भी ना, ये मार्च के बाद ये हो जाए तो 6-6 महीने नया इशू आएगा और नए इशू में 6 महीने निकल जाएंगे। 3-4 इश्यूज और रखें ताकि आपका जो है ना, अफनान भाई को पता है, हमारी डिस्कस होती है अफनान भाई। अफरोज साहब कह रहे हैं कि हर सेमेस्टर का अलग कोई इशू रखे ताकि ये अगले 5-6 सेमेस्टर निकल जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये वाला इम्तिहान आया है ना, ये काफी साफ लग रहा है मुझे, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, और खास तौर से जो आज मामलात हुए हैं, यानी वो शेर आ गया, तो ये इस बार वाकई कोई शेर आ गया, इसका मतलब? देखिए, मैं शेर में दम ही नहीं है हाफिज साहब, शेर में क्या दम है? अफनान भाई हम साथ हैं वैसे भी, वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। भाई हैं आप साहब हमारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं कि ये मुश्किल है इनके लिए सुना। तो अफनान साहब, लेटर लिखे हैं तमाम आज डॉक्टर्स को, नवाज शरीफ के डॉक्टर्स को अटॉर्नी जनरल ने कि जी वो हम रिपोर्ट दें और हम मिलना चाहते हैं, ये क्या है, इसके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ज्यादा हैं या लीगल ऑप्टिक्स हैं इसके? देखिए, इसमें पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ही हैं। इनकी जो मीडिया टीम है वो आपके सामने भी अहमद जवाद साहब ने बताया कि वो बहुत ताकतवर है, वो सारा कुछ मीडिया के हिसाब से चलता है इनका, तो इनकी सारी आपने एक प्रोग्राम में ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहता हूं कि ये 3 लोग जो है ना वो नून लीग में आ जाएं, उसमें पहला नाम अहमद जवाद का था, वो तो आ गया, बाकी कोई वो पूरा हो गया था, बाकी 2 कौन से? हाफिज भाई मैं आपको बताऊं कि जो लॉन्ग मार्च है ना, मैं अफनान भाई एक बात मैं आपको बता दूं, हाफिज भाई जो आपने बात की ना अफनान भाई की कि वो 3 लोग जो है आने चाहिए, जो उन्होंने कहा कि इस मार्च में दम लगता है, तो मेरे ख्याल में अहमद जवाद के ज्वाइन करने के बाद इनको लगता है कि दम है, क्योंकि वो पीटीआई से आए हैं, तो बाकी तो पीटीआई पूरी पड़ी है ना, तो दम कोई भी नहीं है, अहमद जवाद की वजह से दम नहीं आता किसी भी चीज में। अच्छा, तो अब बाकी 2 की ख्वाहिश कौन सी है? वो जो उस वक्त तो 3 नाम बताए थे अफनान साहब आपने। मैंने सुगत जो सेनेटर ऑन और अली मोहम्मद का बताया था, और चौथा जो है वो सेनेटर आबरो का। यानी वो 3 की लिस्ट में से एक कम हुआ तो एक नाम आपने अबड़ो साहब का डाल दिया। अहमद जवाद ही काफी है इनके लिए, अहमद जवाद बैठा है ना, वो कमाल कर देगा। शशि साहब, लास्ट कमेंट आपका, क्या आपको नजर आ रहा है मुस्तकबिल का मंजरनामा मार्च के अंदर? शॉर्टली जी। मेरे ख्याल में 3 साल तो नहीं, अब तो तकरीबन 4 साल होने का है, बहुत एक अच्छा खासा टाइम होता है। अगर उनकी समत जो है ठीक होती तो काफी सारी चीजें बेहतर हो सकती थी। बहरहाल जो भी जमहूरी ऑप्शन से कॉन्स्टिट्यूशन वो अपोजिशन जरूर आजमाएगी, और मेरे ख्याल में ये साल इस हुकूमत के घर जाने का है। और आप आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन के साथ साथ? जी जी बिल्कुल, वो तो आवाम तो ये हर वक्त तैयार है, वो मोबिलाइज्ड है, मुतहरिक है, वो इस महंगाई से परेशान है, इस सारी सफोकेशन से, जो जहाँ सोसाइटी में टॉलरेंस ही नहीं रहा, अजाब है हर चीज, तो जाहिर बात है नेचुरली। बहुत शुक्रिया शशि पलीजो साहिबा, डॉक्टर अफनान साहब और सैफुल्लाह अबड़ो साहब, तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।